नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 19 फरवरी 2026। आरआरबी जेई का पेपर था और आज के इस वीडियो में आज के फर्स्ट शिफ्ट में रेलवे के द्वारा पूछे गए 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि बच्चों के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन है जो पेपर देकर आए हैं। तो भाई, जो लोग आज पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिएगा, और जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही आपके लिए साथियों रामबाण सेशन है, क्योंकि आपको यह आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए हैं और आपको क्या पढ़ के जाना है। तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। चलिए तो साथियों देखते हैं क्वेश्चंस आज के 19 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में आरआरबी जूनियर इंजीनियर में पूछे गए क्वेश्चंस। देखिए, क्वेश्चन था उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश बॉर्डर के साथ लगे दो जिले कौन से हैं। ठीक है, देखिए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश बॉर्डर के साथ लगे जिले आपसे पूछा था। आपको बता दें, देखिए उत्तराखंड का ये जो देहरादून है, देहरादून और उत्तरकाशी जिला है। ठीक है, ये दो जिला है जो कि हिमाचल प्रदेश के साथ लगता है। और हिमाचल प्रदेश का कौन सा दो जिला है, तो हिमाचल प्रदेश की ओर से अगर बात करें तो देहरादून के साथ लगता है आपका सिरमौर जिला और उत्तरकाशी के साथ लगता है शिमला। ठीक है, शिमला और किन्नौर। देखिए माफ करना, देहरादून के साथ सिरमौर और शिमला और उत्तरकाशी के साथ आपका किन्नौर जिला लगता है। तो आपके ऑप्शन में सिरमौर दिया हुआ था शायद, तो यही आपको टिक करना था, आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अच्छा क्वेश्चन था ये लेवल का, और आपकी जानकारी के लिए बता दें, चलो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, क्या अभी बता देता हूं। जनरल अवेयरनेस में आपको 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साइंस में जो है ना, साइंस में आपसे 30 क्वेश्चन जो कि आपके सिलेबस में था वो पूछा जा रहा है, तो आप लोग परेशान मत हो। बाकी के मैथ रीजनिंग में जितना था आपके सिलेबस में जो है वही पूछा गया है। और ये जो जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है, इसमें ऐसा नहीं है कि 15 में 15 क्वेश्चन आपको केवल करंट अफेयर्स का पूछा गया है, ऐसा नहीं है। इसमें जीके के क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इक्वल हैं, मतलब कि जितने करंट है उतने आपके देखो जितने करंट है उतने आपके जो है जीके के भी क्वेश्चन है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। बाकी साइंस में जो 30 आपसे बोला गया था कि 30 क्वेश्चन पूछेंगे, तो 30 क्वेश्चन वाकई में पूछा गया है। चलिए, तो एक क्वेश्चन था, भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था। तो भारत में जो पहली बार जनगणना हुआ था ये तो 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के समय में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक है, और अगर आपसे पूछा था भारत में पहली बार नियमित जनगणना कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 1881 हो जाएगा। 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में भारत में पहली बार नियमित जनगणना, यानी जो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है, वो नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 से हुई थी, और पहली बार जो है जनगणना 1872 में हुई थी, याद रखना। चलिए, एक क्वेश्चन था साथियों, यूरोपीय यूनियन के वर्तमान में डायरेक्टर कौन है। एक यूपीएससी के अध्यक्ष से भी पूछा था, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यूरोपियन यूनियन के वर्तमान में डायरेक्टर कौन है, तो देखिए फरवरी 2026 तक अगर हम देखें तो उर्सुला वान डेर लेयन जो है ये यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा एंटोनियो कोस्टा की अगर बात करें तो ये यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। आप सभी को पता होगा, अभी 26 जनवरी में जो है चीफ गेस्ट भी थे, मैंने आपको पढ़ाया था। और देखिए, अगर आने वाले शिफ्टों में आपसे पूछे यूरोपीय संसद की अध्यक्ष कौन है, तो रोबर्टा मेट्सोला, ये भी आप नाम याद रखना, क्योंकि आने वाले शिफ्टों में आपसे पूछा जा सकता है। साथियों, आपके लिए बहुत ही मेहनत करते हैं तब जाके ये क्वेश्चंस मिल पाते हैं। आप लोग एक लाइक करना ताकि हमें मोटिवेशन मिले, आने वाले शिफ्टों में भी आपके लिए और बेटर करें और क्वेश्चंस लेकर आ सकें। और आपके लिए एक्सपेक्टेड क्लासेस भी अभी लेकर आएंगे, करेंट अफेयर्स, जीके और साइंस का, उसको भी आप जरूर देखना जिनका पेपर बाकी है उनके लिए। ठीक है, तो वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करिएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में क्या उल्लिखित है, एक क्वेश्चन था। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 जो है यह संसद को भारत में मौजूद राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, इसके अनुसार जो भी आपको ऑप्शन दिए थे वो आपको टिक करना था। देखिए, इसके अंतर्गत संसद कानून बनाकर किसी भी राज्य में से क्षेत्र अलग करके 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाकर घटाकर और सीमाओं या नामों में परिवर्तन करके नए राज्य का निर्माण कर सकती है भाई। ठीक है, एक 44वां संशोधन आपसे पूछा था, तो 44वां संविधान संशोधन या अनुच्छेद दोनों ही मैं आपको बता देता हूं। तो 44वां संविधान संशोधन का संबंध जो है यह संपत्ति के अधिकार से है। आप सभी को पता है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इसमें हुआ यह था कि जो संपत्ति का अधिकार था पहले अनुच्छेद 19 और 31 में हुआ करता था, इसको हटाकर जो है ना
इसको मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। और वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है यह अनुच्छेद 300 का ए में उल्लेखित है। एक बच्चे ने बताया अनुच्छेद 44 था, तो अनुच्छेद 44 नहीं, यह अमेंडमेंट ही आपसे पूछा था। और अगर आपसे अनुच्छेद 44 पूछा था तो देखिए इसका संबंध है समान नागरिक संहिता से, यूनिफॉर्म सिविल कोड से, यूसीसी से। इसका मुख्य मूल उद्देश्य क्या है, देखो आने वाले शिफ्ट में पूछ सकता है अगर ये क्वेश्चन नहीं भी था तो। इसका मूल उद्देश्य है विवाह, तलाक, विरासत और संपत्ति जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी धर्मों के लिए एक समान नियम लागू करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक साइंस में, फिजिक्स में शक्ति का सूत्र आपसे पूछा था, तो शक्ति के कई सारे सूत्र होते हैं, यह डिपेंड करता है कि ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ था। देखिए शक्ति का सूत्र जो जनरली नॉर्मल सूत्र होता है वो पावर इक्वल टू होता है कार्य बटे समय, यानी वर्क अपॉन टाइम। ऊर्जा के संदर्भ में शक्ति का सूत्र होता है ऊर्जा बटे समय, यानी एनर्जी अपॉन टाइम। बल और वेग के संदर्भ में जो शक्ति का सूत्र होता है वो होता है P इक्वल टू F इंटू वी, यानी बल गुना गति, बल गुना हम इसको वेग कर सकते हैं कि बल गुना वेग। इसके अलावा विद्युत शक्ति की अगर बात करें तो विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिकल पावर का जो सूत्र होता है वो होता है P इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आपको ऑप्शन क्या दिया हुआ था, हालांकि मैंने सारा ही बता दिया है आपको। देखिए यूपीएससी की अध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित कोई क्वेश्चन था। अगर आपसे करेंट अफेयर्स में पूछा था कि वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर डॉक्टर अजय कुमार हो जाता। और अगर यूपीएससी ये पूछा था कि यूपीएससी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो देखिए मूल संविधान के अनुच्छेद 316 का खंड 1 के तहत जो है यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है साथियों। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन, पूना पैक्ट समझौता कब हुआ था, यह आपसे पूछा गया था। तो पूना पैक्ट समझौता की अगर बात करें तो पूना पैक्ट समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। देखिए पूना पैक्ट समझौता जो हुआ था इसमें किसके किसके बीच हस्ताक्षर किया गया था, तो इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे दलितों की ओर से, और मदन मोहन मालवीय थे गांधी जी की ओर से। ठीक है, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के मध्य यह हस्ताक्षर हुआ था, जिसमें दलितों की ओर से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे और गांधी जी की ओर से किसने साइन किया था, तो मदन मोहन मालवीय ने। याद रखना इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था दलित वर्गों के लिए प्रांतीय विधान मंडलों में सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 करना। ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको देखने हैं, इसीलिए कंप्लीट क्लास देखना है। साइंस के क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन साइंस का ऐसा था कि जब मीथेन CH4 को गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। एक क्वेश्चन कॉपर सल्फेट को गर्म करने से भी पूछा था, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए जब मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म यानी दहन किया जाता है तो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और ऊर्जा प्राप्त होती है। यह एक अत्यंत उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण होता है साथियों, मैंने कई बार आपको यह पढ़ाया है। एक क्वेश्चन था NaOH में किस प्रकार का आयन मौजूद होता है। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, इसका सूत्र भी आपसे पूछा है, मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र आपका होता है NaOH, इसमें मुख्यतः दो प्रकार के आयन मौजूद होते हैं। इसमें एक तो आपका सोडियम आयन होता है Na+ जो कि धनायन होता है, और हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है ना OH, ये आपका ऋणायन होता है, याद रखना। ठीक है, देखिए यह एक प्रबल क्षार है जो पानी में पूरी तरह घुलने पर इन आयनों में विभाजित हो जाता है साथियों। ठीक है, आगे देखिए कास्टिक सोडा का सूत्र आपसे पूछा था, तो कास्टिक सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आपने भी आंसर किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन था कॉपर सल्फेट को जब हीट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मिल नहीं पाया है, आपको बता दें। ठीक है, बच्चे ने केवल इसी प्रकार से लिख कर भेजा था। तो कॉपर सल्फेट को जब गर्म करते हैं ना, देखिए जल युक्त कॉपर सल्फेट नीले रंग के क्रिस्टल में होते हैं। इसको गर्म करने पर क्रिस्टल निर्जल क्रिस्टलों में परिवर्तित हो जाता है जो कि रंगहीन होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे अगर पूछा था कि इसको गर्म करने पर इसके रंग में क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये रंगहीन हो जाता है, याद रखना। वैसे कॉपर सल्फेट जो होता है ना, ये नीले रंग का होता है जलीय स्थिति में, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिएगा एक क्वेश्चन था साथियों, कार्बन क्यों महत्वपूर्ण होता है। अब ये तो ऑप्शन के अनुसार आपको बनाना था, ठीक है, कि कार्बन क्यों महत्वपूर्ण है भाई। अब देखो मैं आपको बता दूं, कार्बन की अगर बात करें तो पृथ्वी पर जीवन का आधार है, क्योंकि यह सभी जीवित कोशिकाओं
प्रोटीन, डीएनए और कार्बोहाइड्रेट का मुख्य संरचनात्मक घटक है। ठीक है, इसके अलावा इसके अगर इसमें से कोई भी आपको ऑप्शन दिया था तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। बाकी ये क्वेश्चन जो है आपका ऑप्शन के अनुसार बनाना था। आगे देखिए क्वेश्चन था, जब मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन तो पूछना ही था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने यार बहुत बार आपको करा दिया है, ग्रुप डी का जो पेपर हुआ ना तब से लेकर अभी तक अगर बात करें तो कम से कम आपको 50 बार मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया है। अब देखो, जब मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जाता है तब क्या प्राप्त होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड नामक सफेद रंग की राख यानी पाउडर उत्पन्न करता है। यह एक अत्यधिक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। अगर आपसे पूछा था कि जब मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जाता है तो किस रंग का अवक्षेप के रूप में क्या बनता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाता। अगर रंग पूछा था तो यह सफेद रंग की राख उत्पन्न करता है। तो कलर आपसे पूछा था तो सफेद रंग हो जाता। देखिए, जिसमें मैग्नीशियम हवा की ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। मैंने आपको बताया, वैसे भी मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम धातु है और धातु का जो ऑक्साइड होता है वो क्षारीय प्रकृति का ही होता है। एक क्वेश्चन था, अगर किसी कंडक्टर के थिकनेस में या मोटापा में परिवर्तन करे तो उसके रेजिस्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई क्वेश्चन ऐसा था। तो अगर किसी कंडक्टर के, देखिए किसी कंडक्टर यानी चालक की मोटाई यानी थिकनेस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में परिवर्तन करने से उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है ना, प्रतिरोधकता, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपको यही आंसर करना था कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं आपको सुपर फास्ट करा रहा हूं, इसमें ज़्यादा लंबा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। सुपर फास्ट तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस बता देते हैं। एक बच्चे ने कॉन्वेक्स लेंस से संबंधित क्वेश्चन मतलब कि टाइप करके केवल कॉन्वेक्स लेंस भेज दिया है। अब ये क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या था ये तो नहीं मिल पाया है। अगर आप लोगों को याद है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर रिप्लाई कर दूंगा। एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण कौन सा है। एक ऑप्शन दिया हुआ था, बंदूक से गोली निकलने पर पीछे की ओर धक्का लग रहा, यही आपका आंसर हो जाता। देखिए, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है इसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन था, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2025 में कुल कितने देश शामिल हैं। यानी वर्ल्ड हंगर इंडेक्स यानी विश्व भुखमरी सूचकांक 2025 में कुल कितने देश जो है शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 123 हो जाता। टोटल कंट्री ही आपसे पूछा था, भारत का रैंक नहीं। मैं यहाँ पर सब कुछ आपको बता देता हूँ, लेकिन क्वेश्चन पूछा था कितने देश शामिल थे तो 123 हो जाता। देखिए, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2025 वैश्विक भूख सूचकांक में कुल 123 देशों को रैंकिंग दी गई है, जिनके पास स्कोर की गणना के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध था। इस सूचकांक में भारत का स्कोर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो याद रखना 25.8 भारत का स्कोर था और भारत का जो रैंक था वो क्या था, तो 102। 123 में 102वें स्थान पर भारत रहा। आगे देखिए, क्वेश्चन था, लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स पुस्तक के लेखक कौन है। भाई देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया था कि लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो पीएस रमन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। पीएस रमन। आई होप आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट किया होगा। देखिए, इस पुस्तक का विमोचन पूर्व कप्तान MS धोनी की उपस्थिति में किया गया था। भाई एक क्वेश्चन था साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, डिकम्पोजिशन से भी शायद एक क्वेश्चन था आपका। ठीक है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, ये ऑप्शन के अनुसार बनाना था। आप आसानी से इसको बना सकते थे, कोई बड़ा इशू नहीं है। एक क्वेश्चन जाइलम से भी संबंधित था। देखिए, जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है, पेड़ पौधों में जल का परिवहन करना, जल और खनिज लवणों का। तो ये ऑप्शन के अनुसार आपको बनाना था। ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। एक क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी सेल से संबंधित था, जो कि मुझे मिल नहीं पाया है साथियों। की एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। एक मैग्नेटिज्म से भी क्वेश्चन था, मैग्नेटिज्म से भी एक क्वेश्चन था, जो कि एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है साथियों। देखिए, ओवरऑल अगर हम देखें तो देखिए, साइंस का जो लेवल था वो आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का रहा है। इजी टू मॉडरेट लेवल का आपका पेपर रहा है साइंस का। मैथ की बात करें तो मैथ आपका मॉडरेट लेवल का आया है। रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग बिल्कुल इजी लेवल का आया है। और अगर हम जीए और करंट अफेयर्स की बात करें तो ये भी जो है आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का आया है। यानी ओवरऑल पेपर की अगर हम चर्चा करें तो इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर रहा है, जिसमें आपको कठिनाई नहीं होगी।
जो एक्सपेक्टेड क्लासेस आएंगे वो भी आपको देखने हैं। ऑलरेडी कल मैंने एक साइंस के 100 क्वेश्चन का क्लास कराया था, आप लोग जाकर देख लेना। मैं करंट अफेयर्स के भी एक्सपेक्टेड क्लासेस आपके लिए आज ही अपलोड कर दूंगा, उसको भी आप देख लेना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।